हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये टेस्ट सीरीज 13वां टेस्ट है। बिहार दौरे को लेकर स्पेशल चलाया जा रहा है और बिहार दौरे के साथ साथ इसमें बेसिस सीजल का थर्ड आने वाला वैकेंसी है बेसिस सीजल के लिए, जिसमें क्या होता है 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 75 नंबर मैथ रीजनिंग रहता है और 75 नंबर जीके जीएस रहता है। तो जीके जीएस जिसका मजबूत रहेगा उसके रिजल्ट की संभावना ज़्यादा रहेंगे। साथ में रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्जाम खत्म हो चुका है। मेंस में सीबीटी 2 में काम देने वाले हैं। बीपीएससी में 150 नंबर जीके जीएस पूछे जाते हैं। एसएसजीडी यूपीएसआई की वैकेंसी जो अभी चल रहा है उसमें भी काम देने वाले हैं। ग्रुप डी का भी एग्जाम इस महीने से शुरू होने वाले हैं। तो ऑल कॉपरेटिव एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो चलिए देर न करते आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और टेस्ट शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बगल में रहता है उसको प्रेस कर लें। साथ में ऑल नोटिफिकेशन में इसको रखेंगे तो क्योंकि वीडियो अपलोड होती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा टेस्ट डिस्कशन हो गया यहाँ पे और आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं। तो इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है इस वीडियो को तो शेयर जरूर करिएगा। साथ में इसमें अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप निर्देशक होता है। तो किसी वस्तु का ताप निर्देशक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पदार्थ के अणुओं की औसत गति ऊर्जा। और गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², है ना। हाफ mv², एम क्या होता है? मास होता है, वी क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? तो इसका बीमा हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब इसका बीमा हो जाएगा ml²t-2। किसका? गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई अगर बांध बनाया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहता है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा बरकरार रहती है। और गतिज ऊर्जा में जितने भी गतिमान वस्तु है उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा रहता है। गतिज ऊर्जा विद्यमान रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्सियस मापक्रम पर मापे गए दो तापों के अंतर बराबर होता है। तो सेल्सियस मापक्रम पर मापे गए दो तापों के अंतर बराबर किस में होता है? तो केल्विन तापक्रम पर मापे गए इन दोनों के तापों के अंतर, है ना। केल्विन तापमान पर मापे गए इन दोनों तापों के अंतर के। क्यों? क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? C/5 बराबर F-32/9 F-32/9 इक्वल टू क्या होता है? K-273/5 और रोमर में होता है R/4। तीन सभी का इक्वल करेंगे, तीन सभी में किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, केल्विन में निकाल सकते हैं, रोमर में निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद है तो कोई भी एक दिया रहेगा दूसरे का मान पूछता है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं तो मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का समान तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फारेन में पूछा जाए तो कितना होता है? लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में पूछा जाए तो कितना होता है? तो केल्विन में 310 केल्विन। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा मतलब क्या होता है? लैटेंट हीट, है ना। लैटेंट हीट इसको बोलते हैं, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? गुप्त ऊष्मा कहते किसे हैं? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसको पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा, है ना। गुप्त ऊष्मा का बीमा क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा का पहले मात्रक होता है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम मतलब न्यूटन इंटू मीटर प्रति किलोग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर प्रति किलोग्राम का। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू m/किलोग्राम। मतलब इसका लैटेंट हीट का बीमा क्या हो जाएगा? m0L²T-2 m0L²T-2 इसका बीमा हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो गुप्त ऊष्मा का उदाहरण पूछा जाता है कि गुप्त ऊष्मा का उदाहरण क्या होता है। जैसे में अगर बात करते हैं, हाथ पर पेट्रोल डीजल का तेल लेने पर क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। आप देखिएगा अगर हाथ पर थोड़ा सा पेट्रोल लीजिए या डीजल लीजिए या कोई भी तेल लीजिए तो क्या होता है? थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है। क्यों? लैटेंट हीट के कारण। ठंडे के दिनों में क्या होता है? फर्श पर चलते हैं तो क्या होता है?
ठंडक ज़्यादा महसूस होता है। फर्श पर चलने में क्या होता है, ठंडी ज़्यादा महसूस होता है, ज़्यादा ठंड लगता है। और झरना से नहाते समय फुहारा के कारण अधिक ठंडक महसूस होती है। अगर आप झरना से नहाइएगा देखिएगा तो उसमें अगर लोटा से पानी डालिएगा, बाल्टी से पानी या जग कुछ भी से नहाइए तो उतना महसूस नहीं होता जिससे फुहारा से नहाने में, है ना। यानी झरना से नहाइएगा तो उसमें क्या होता है, अधिक ठंडक महसूस होता है। किसके कारण, तो लैटेंट हीट के कारण। ये सब लैटेंट हीट का उदाहरण है। और लैटेंट हीट के कारण ही क्या होता है, जब हम पसीने पसीने रहते हैं तो तुरंत हम अगर पंखा में आते हैं तो क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। यही कारण है, लैटेंट हीट के कारण ही ये क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या क्या होता है। तो मैक संख्या मतलब होता है तो वायुयान की दिशा, यानी वायुयान की दिशा या गति ज्ञात करने के लिए मैक संख्या, मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है। और मैक संख्या से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि मैक संख्या का मान 1 से कम है, यदि मैक संख्या का मान 1 से कम है तो वो कैसा यान होगा, तो सब सोनिक यान होता है, सब सोनिक यान होता है। यदि मैक संख्या का मान 1 के बराबर है, कैसा, 1 के बराबर है तो वो कैसा मान होगा, तो सोनिक यान होगा। मैक संख्या का मान कैसा हो जाए, सोनिक यान। अगर मैक संख्या का मान 1 से अधिक है तो कैसा होगा, 1 से अधिक है तो उसको कैसे बोलेंगे, सुपरसोनिक, है ना। 1 से अधिक है मैक संख्या का मान तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक। 5 से अधिक है तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक, है ना। तो हाइपरसोनिक, तो इसको हम 5 तरह के बताए कौन, एक होता है सबसोनिक जिसका मान 1 से कम होता है, मैक संख्या का मान 1 से कम होता है तो सबसोनिक, 1 के बराबर है तो सोनिक, और 1 से अधिक है या 5 से कम है तो सुपरसोनिक, और 5 से अधिक है तो हाइपर सुपरसोनिक यान का नाम पूछा जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के गमन की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, यानी वह तरंग, वैसा तरंग जिसके माध्यम के कण तरंग के गमन की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, तो कैसा तरंग होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव अंधाकृत अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव अंधाकृत तरंग और अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव। तो तरंग से अगर क्वेश्चन निकालना है तो तरंग क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और तरंग को अगर बात करते हैं तो 2 भागों में बांटा गया है। कैसा, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और एक होता है अयांत्रिक तरंग, यानी मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो यांत्रिक तरंग में क्या होता है, मैकेनिकल वेव में क्या होता है, इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। कौन, ध्वनि गमन करने के लिए कोई किसी भी दिशा में गमन करने की इसमें क्या होता है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। यानी यह निर्वात में संरचना नहीं कर सकता है, निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है। लेकिन आयांत्रिक में क्या होता है, इसमें आयांत्रिक नाम ही इसका मतलब कोई यंत्र की जरूरत नहीं है, नॉन मैकेनिकल, है ना। इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होता है, यह निर्वात में भी संचरण कर लेता है। कौन, अयांत्रिक तरंग, है ना। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, अयांत्रिक तरंग किसी भी निर्वात में भी गमन कर लेता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यांत्रिक तरंग से उदाहरण पूछा जाता है कि यांत्रिक तरंग को कितने भागों में बांटा गया है, तो यांत्रिक तरंग को 2 भागों में बांटा गया है। यानी मैकेनिकल वेव को 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि इसको संचरण करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ता है। तो यांत्रिक तरंग होता है 2 तरह का, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसफर वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसफर वेव में क्या होता है, तो ट्रांसफर वेव में अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, तो जल की गति सतह पर या जल में उत्पन्न तरंग कैसा होता है, अयांत्रिक तरंग में क्या होता है, जल में उत्पन्न तरंग कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। या रस्सी में उत्पन्न तरंग या द्रव के अंदर उत्पन्न, द्रव के सतह पर उत्पन्न तरंग कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है ना, अनुप्रस्थ तरंग का। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण हो जाएगा, जैसे में इसको अनुदैर्ध्य तरंग इसलिए कहा जाता है कि इसको जो दिशा होती है विरलन एवं संपीड़न की दिशा होती है। विरलन मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ध्वनि उत्पन्न होता है तो इस तरह का विरलन और संपीड़न, इस तरह का विरलन और संपीड़न की दिशा में गति करती है। तो ध्वनि तरंग कैसा है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। भूकंपीय तरंग कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग है। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन जल के सतह पर उत्पन्न तरंग कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग, है ना। रस्सी में उत्पन्न तरंग कैसा होता है,
अनुप्रस्थ तरंग, द्रव के सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करते हैं तो द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग अभी हम बताएं। तो द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग, और द्रव के सतह के अंदर उत्पन्न तरंग कैसा होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। और ध्वनि तरंग की अगर बात करते हैं, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं गमन करता है। कैसा ना, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं करता है, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। सबसे अधिक ध्वनि किस में गमन करता है, तो ठोस में, सबसे अधिक ठोस में, फिर इसके बाद द्रव में, फिर इसके बाद गैस में। यानी ध्वनि संचरण की सबसे अधिक गति किसे होती है, ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। और ध्वनि तरंग को जब द्रव में के अंदर उत्पन्न होता है तो कैसा होता है, तो ध्वनि तरंग द्रव के अंदर जब उत्पन्न होता है तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है। और हमारा जो हृदय होता है, हार्ट, हृदय जो होता है, उसमें गति कितना कितना से होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के कम, यानी 20 हर्ट्ज से कम की गति। इसलिए क्या होता है, इसको सुनने के लिए आला की जरूरत पड़ता है, जिसको डॉक्टरी स्टेथोस्कोप अंग्रेजी में कहा जाता है, और अंग्रेजी भाषा में हमको ये लोग आला कहते हैं, डॉक्टरी आला। और भूकंपीय तरंग की गति आवृत्ति कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से कम। भूकंपीय तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। लेकिन हम लोग जो आवृत्ति सुनते हैं, हम लोग ध्वनि सुनते हैं, वो कितना कितना हर्ट्ज के बीच होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को आदमी सुन सकता है। यानी मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच आदमी सुन लेता है। तो अनुप्रस्थ आयांतरिक तरंग की बात करते हैं, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो आयांतरिक तरंग की प्रकाश की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। और कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है कि गामा किरण, रेडियो किरण, मैकेनिकल, ये सब क्या है, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, वायलेट किरण, ये सब क्या है, आयांतरिक तरंग के उदाहरण है। कैसा है, आयांतरिक, नॉन मैकेनिकल वेव के उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो वैद्युतशीलता का मात्रक कैसा है, तो इसको आप अगर निकालें तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे, है ना। वैद्युतशीलता मतलब क्या होता है, संधारित्र, कैसा होता है, संधारित्र, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटेंस का, है ना। तो इसका मान मात्रक कौन है, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित किस में कर सकता है, एक्स किरण, या न्यूट्रॉन, या अल्फा कण, या चौथा ऑप्शन है किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र विक्षेपण की, तो यहाँ से एक ट्रिक निकालना है आपको, VIBGYOR। इसमें क्या होता है कि अगर बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और वेग सबसे अधिक होता है। लेकिन क्या होता है, अगर ऊर्जा की बात करें तो बैगनी रंग में क्या होता है, ऊर्जा, प्रकीर्णन, आवृत्ति और अपवर्तनांक और विक्षेपण, ये सभी क्या होता है, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऊर्जा बढ़ते जाएगा, और सबसे अधिक ऊर्जा किस में रहेगा, तो बैगनी में, वायलेट में जितना है। ये विबग्योर याद रखिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड में क्या होता है, ऊर्जा, प्रकीर्णन, आवृत्ति, अपवर्तनांक, विक्षेपण, ये सभी क्या होते हैं, सभी कम होते हैं। सबसे कम होते हैं लाल रंग में, बाकी सभी में क्या होते हैं, सबसे अधिक वायलेट में। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा, सब वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है वायलेट में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक लोकप्रिय सूक्ष्मजैविक कीटनाशक है, तो कौन सा लोकप्रिय माइक्रोबैक्टीरियम, इसको अंग्रेजी माइक्रोबैक्टीरियम कहा जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम सूक्ष्मजैविक, जो माइक्रोबैक्टीरियम पैरासाइटिक बोलते हैं, तो एक ऐसा है, तो एक बैसिलस थियोजेनेसिस का उदाहरण है। कैसा है, लोकप्रिय सूक्ष्मजैविक कीटनाशक कौन है, तो बैसिलस थियोजेनेसिस इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो लाफिंग गैस को N2O कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को किसे क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस। इसको हंसने वाली गैस बोला जाता है, हास्य गैस कहा जाता है। और निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही नाइट्रोजन यानी निश्चेतक गैस के रूप में, मतलब डॉक्टरी की भाषा में एनेस्थेसियल गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। एनेस्थेसियल गैस मतलब बेहोश करने के इसको प्रयोग किया जाता है। बेहोश करना है किसी को तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसको लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन
अगर नाइट्रस ऑक्साइड को थोड़ा सा अगर सूंघेंगे, नाक से अगर सूंघते हैं तो हंसने लगेगा, लेकिन ज़्यादा ही सूंघ लेंगे तो क्या होता है, वो बेहोशी में निश्चेतक अवस्था में चला जाता है। क्या, बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। तो इसको भी अनस्थेसियल गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उनके रासायनिक सूत्रों का जोड़ी बताइए। तो प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को प्राकृतिक गैस, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हास्य गैस अभी बताया, नाइट्रस ऑक्साइड, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक परमाणविक गैस है, तो एक परमाणविक गैस कौन सा है, तो एक परमाणु की अगर बात करें तो हाइड्रोजन कैसा है, एक परमाणविक गैस है। कैसा है, एक परमाणविक, मोनोएटॉमिक बोलते हैं। अगर बात करें तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो परमाणु की उपस्थिति की संख्या के आधार पर। कैसे, परमाणु की उपस्थिति की संख्या के आधार पर। अगर बात करें तो मोनोएटॉमिक में, तो हाइड्रोजन है, इसमें क्या होता है, एक परमाणु पाया जाता है, यानी सभी अक्रिय गैस क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक है ना। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम क्या है इसका, मोनोएटॉमिक, जबकि हाइड्रोजन क्या है, डाईएटॉमिक है। डाईएटॉमिक में क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सभी क्या है, डाईएटॉमिक के उदाहरण हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन किसका है, डाईएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक में हीलियम हो जाएगा, क्योंकि ये अक्रिय गैस है ना। और सभी अक्रिय गैस में क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक के ही उदाहरण हैं। और इसमें क्या होता है, सभी अक्रिय गैस में कौन से हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है, मोनोएटॉमिक है। और डाईएटॉमिक बता दिए कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन क्या है, ये सभी डाईएटॉमिक है। ट्राईएटॉमिक में पूछता है कि ट्राईएटॉमिक उदाहरण कौन सा है, तो ट्राईएटॉमिक में हो जाएगा O3, यानी जिसको ओजोन बोलते हैं। ओजोन कैसा है, ट्राईएटॉमिक है, यानी 3 परमाणुक है। चौथा पूछता है टेट्राएटॉमिक, चौथा है 4 परमाणु वाला गैस कौन सा है, तो फास्फोरस। कैसा है, फास्फोरस। ऑक्टाएटॉमिक वाला कैसा है, कौन सा तत्व है, तो ऑक्टाएटॉमिक में होता है परमाणु की संख्या 8, तो ऑक्टाएटॉमिक में होता है S8, है ना। S8 मतलब सल्फर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है कि S8 में कितना परमाणु है, तो ऑक्टाएटॉमिक है। और फास्फोरस कैसा है, तो टेट्राएटॉमिक। ओजोन कैसा है, तो ट्राईएटॉमिक। और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कैसा है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सभी क्या है, डाईएटॉमिक है। जबकि हीलियम क्या है, एक मोनोएटॉमिक का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी की अस्थायी कठोरता किसके प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, तो पानी की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, या चूने का पानी। और कली चूना किसे कहा जाता है, तो CaO को, है ना, CaO को कली चूना कहा जाता है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखता है। HCl पे पूछा जाता है कि HCl का pH मान कितना होता है, तो 0.1 से लेकर के 1 के बीच में HCl पाया जाता है। HCl का pH मान सबसे अधिक किसका pH मान होता है, तो HCl का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा तत्व नहीं है, तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन और संगमरमर। तो संगमरमर क्या है, एक तत्व नहीं है, बल्कि एक क्या है, यौगिक है। CSU3 ये क्या है, एक यौगिक है। बाकी ऑक्सीजन क्या है, ये सभी तत्व है ना। यानी वैसा तत्व जो 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। कितना बार बता चुके हैं। भारी जल का प्रयोग किसको, मंदक के रूप में, है ना, इसको DTO बोलते हैं। भारी जल DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकालना है कि ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जिसमें ड्यूटेरियम क्या है, इसको मंदक के रूप में प्रयोग किया था ड्यूटेरियम को, है ना, स्नेहक के रूप में
किसे प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूटेरियम को। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ट्राइटियम एक ऐसा तत्व है जो सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व वाला गैस है, ट्राइटियम, है ना। ट्राइटियम समस्थानिक सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। और बात करते हैं सबसे अधिक रेडियो सक्रियता किस में आता है? तो पोलोनियम में, है ना। सबसे रेडियो सक्रिय तत्व पोलोनियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो एथलीट फुट बीमारी होता है किसके कारण? तो कवक के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, कवक है। और कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसको याद रखना है ट्रिक, ए दाद खाग, 3 शब्द याद रखना है। ए दाद खाग, ए से होता है एक्जिमा और ए से होता है एथलीट फुट, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना। ए से होता है एथलीट और ए से होता है एक्जिमा। दा से क्या हो गया? दा से हो गया दम्मा और दा से हो गया दाद। तो चार रोग किसके कारण? तो एथलीट के कारण। ख से हो गया खुजली और ग से हो गया गंजापन, है ना। तो ये 4 2 6 6 रोग को याद रखना है, किसके कारण होता है? तो कवक के कारण, है ना। कवक के कारण 6 रोग होते हैं। दाद खाग मतलब एक्जिमा, एथलीट फुट और दाद दम्मा और खुजली और गंजापन, ये सभी क्या है? कवक के कारण होते हैं। और प्रोटोजोआ के क्या से क्या होता है? तो इसको भी याद रखना है, 4 शब्द, पे काम सोप। पे काम सोप ये प्रोटोजोआ से होते हैं। पे से होता है क्या? पे से होता है पेचिस, क से होता है कालाजार, म से होता है मलेरिया, सो से होता है सोने की बीमारी, है ना। और प से क्या होता है? पायरिया। ये सभी क्या होता है? प्रोटोजोआ, यानी पायरिया, पेचिस, कालाजार, ये सभी किसके? सोने की बीमारी से किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसको याद रखना है थोड़ा सा, डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है मतलब डिप्थेरिया। डी से क्या हो गया? डिप्थेरिया। और पी से क्या हो गया? प्लेग। सी से हो गया सिफिलिस। टी से हो गया टेटनस। ये सभी क्या है? बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। कुष्ठ रोग ये भी क्या है? बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होने वाले रोग का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप, जिसको डॉक्टरी भाषा में आला जिसको बोलते हैं, है ना, जो हमारे हृदय की धड़कन की गति को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो लैनी ने, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लैनी ने। और एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था? तो एडवर्ड जेनर ने रेबीज के टीके का, चेचक के टीके का, रेबीज के टीके किसने? लुईस पास्चर ने। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी, लुईस पास्चर ने क्या? रेबीज के टीके की खोज किया था। और फर्मेंटेशन प्रक्रिया की भी खोज किसे कहा जाता है? किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने ही। और फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लुईस पास्चर को, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करते हैं एडवर्ड जेनर, तो इन्होंने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। और जो स्टेथोस्कोप है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के परिवर्तन के काम इस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। जो हृदय की धड़कन मापने के लिए काम आता है वो किस सिद्धांत पर? तो ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर ही, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ही काम करता है। और इको साउंड सुनने के लिए अगर पूछा जाता है कि ध्वनि परिवर्तन कितना दूरी पर होता है, तो 16.6 मीटर या 17 मीटर की दूरी पर ध्वनि के परिवर्तन के लिए दूरी जरूरी होता है। और पोलियो की टीका खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क ने। लेकिन पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? तो सेविन ने, एडवर्ड सेविन ने पोलियो की टीका की खोज किया था, जबकि जॉन साल्क ने पोलियो की खोज किया था, है ना। पोलियो टीका की खोज जॉन साल्क और पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेविन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेनिसिलियम की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलियम नामक जीवाणु किसने खोज किया था? तो वह हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलियम की खोज किया था। और पहला प्रयोगशाला में निर्मित पहला ये कौन था?
पेनिसिलियम नामक ही बैक्टीरिया की खोज किया गया था। अब लीवेनहॉक क्या थे, जो जीवाणु के खोज किसने किया था, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक को कहा जाता है, बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक को कहा जाता है। एक होता है एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग किस में होता है, तो रोगों से परिवेश, शरीर के अंदर रोगों में प्रवेश करने को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। एक होता है एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, शरीर के अंदर जीवाणु विषाणु को भीतर प्रवेश करने से रोकता है। यानी शरीर में एंटीबायोटिक काम है कि शरीर के अंदर जितने भी जीवाणु विषाणु पहुंच गए हैं उसको मारने का काम करता है एंटीबायोटिक। लेकिन सुरक्षा कौन करता है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक काम क्या है, शरीर में प्रवेश करने से रोकना, किसको, जीवाणु को या बैक्टीरिया को, जितने भी हैं शरीर में प्रवेश नहीं करने देना। प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम एंटीबायोटिक कौन था, तो प्रथम हो गया जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलियम ये है। और प्रयोगशाला में निर्मित दूसरा एंटीबायोटिक कौन था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोगशाला में निर्मित दूसरा एंटीबायोटिक, जिसका नाम किसने दिया था, तो वाक्समैन के द्वारा दिया गया था, है ना, वाक्समैन के द्वारा इसे नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए की खोज संश्लेषण किसने किया था, तो प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने ही प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए की खोज किया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि डीएनए की द्विकुंडल की संरचना किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने, है ना, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडल मॉडल का संरचना किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने। और आरएनए की खोज किसने किया था, तो आरएनए की खोज किसने किया था, कॉर्नबर्ग ने। डीएनए को कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ह्यूगो ड्यूब्रिज ने क्या किया था, तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन की खोज किया था किसने, तो ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। केल्विन ने क्या हुआ था, केल्विन का खोज किया था। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 23 जोड़ा। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा में क्या होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो मेल में क्या होता है, एक होता है सेक्सुअल लैंगिक गुणसूत्र, एक होता है अलैंगिक गुणसूत्र। तो इसमें क्या पाया जाता है, अलैंगिक और लैंगिक में, तो मेल में होता है 22 पेयर और एक होता है फीमेल में। तो फीमेल में अगर एक्स एक्स होता है तो समझ जाएंगे कि इसमें फीमेल बनेगा, और एक्स वाई से क्या होता है, मेल का जन्म होता है। एक वर्णांत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांता के लक्षण किस में उत्पन्न होगा, यानी जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो जाता है ना, वो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वो खत्म कभी नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है कि एक पुरुष समान महिला से विवाह करता है, वर्णांत पुरुष जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, यानी मेल है कलर ब्लाइंडनेस लेकिन समान महिला से विवाह करता है, तो कलर ब्लाइंडनेस किस में हो सकता है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पुत्र में तो नहीं होगा, पुत्रियों में भी नहीं होगा, पुत्र में भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस पुत्रियों के पुत्र में होगा। किसमें होगा, पुत्रियों के पुत्र में कलर ब्लाइंडनेस होगा। कलर ब्लाइंडनेस कौन कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है, तो लाल, हरा, इसका क्या होता है, पहचान नहीं दिखाई होता है। तो यह कैसा एक रोग है, यह एक अनुवांशिक रोग है ना, यह अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी में हो गया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो कैसा है, यह एक अनुवांशिक रोग है, कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस। और सभी अनुवांशिक रोग किस में होता है लगभग, तो सभी जितने भी अनुवांशिक रोग हैं उन सभी में लगभग समानतः पुरुषों में होता है। किस में होता है, मेल में होता है। लेकिन इसमें कैरियर काम कौन करता है, महिलाओं के द्वारा फैलता है ना, एक दूसरे में क्या होता है, महिलाओं के द्वारा एक दूसरे के द्वारा फैलता है। और अनुवांशिक गुण के लिए वाहक कौन है, तो गुणसूत्र। अनुवांशिक गुण के लिए जिम्मेदार कारक कौन है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, यहाँ से 5 क्वेश्चन निकलता है। कौन कौन निकलता है? अगर मान के चलते हैं कि रोगग्रसित मेल है ना, यानी मेल क्या है, पहला में बताते हैं कि पहला अगर रोगग्रसित मेल है, यानी मेल रोगग्रसित है और फीमेल क्या है, सामान्य है। रोगग्रसित मेल और रोगग्रसित इसको भी बनाते हैं ना, रोगग्रसित मेल और रोगग्रसित फीमेल अगर होता है तो इससे उत्पन्न वाले संतान कैसे होंगे, तो सभी पुत्र एवं पुत्री कैसे होंगे, रोगग्रसित हो जाएंगे। कैसे होंगे, रोगग्रसित उत्पन्न होंगे जितने भी, क्योंकि मेल भी रोगग्रसित है और फीमेल भी रोगग्रसित है, तो इनसे उत्पन्न होने वाले संतान कितने होंगे, सभी रोगी उत्पन्न होंगे। दूसरा कंडीशन में होता है कि यदि रोगग्रसित मेल और समान फीमेल है तो उसमें क्या होता है, तो समान दोनों में अगर विवाह हुआ है तो सभी पुत्री जिनवाहक हो जाएंगे। कैसे होते हैं, सभी पुत्री जिनवाहक होंगे, जबकि सभी पुत्र सामान्य हो जाते हैं। कैसे होते हैं, समान हो जाते हैं। तीसरा में आता है कि रोगग्रसित मेल है ना, रोगग्रसित मेल और जिनवाहक फीमेल से शादी कोई करता है तो उसमें क्या होता है, 50% पुत्री में रोग होने की संभावना और 50% नॉर्मल होंगे, जबकि पुत्रियों में 50% रोगी जबकि 50% जिनवाहक होती है। कैसा होती है, जिनवाहक होती है। चौथा में क्या आता है कि रोगी फीमेल मतलब रोगग्रसित है और सामान्य महिला है ना, रोगग्रसित फीमेल है और मेल क्या है, सामान्य है। तो इससे क्या हुआ, इससे उत्पन्न सभी पुत्र क्या होते हैं, रोगी होते हैं, और जबकि पुत्री जिनवाहक होती है। सभी पुत्र रोगी हो जाते हैं जबकि पुत्री क्या होती है, जिनवाहक होती है। और 5वां में होता है कि जिनवाहक फीमेल एवं समान मेल से क्या होता है, अगर शादी होता है तो पुत्रियों में 50% रोगी एवं 50% समान, जबकि पुत्रों में 50% रोग एवं 50% समान, आधा आधा इसमें रोगी और आधा आधा समान होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? पहली 55 सीरीज में कब लागू किया था? 51 से 56 सही है, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66, लेकिन चौथी क्या है 66 से 71, ये गलत है, क्योंकि 66 से 69 को योजना अवकाश कहा गया था, है ना। हर साल योजना अवकाश यानी पंचवर्षीय में 5 साल पर एक योजना प्रस्तुत किया जाता था, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर डी सही हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पथरीले मरुस्थल को अल्जीरिया में किस नाम से जाना जाता है? तो पथरीले मरुस्थल में अल्जीरिया के किस नाम से जाना जाता है? रेंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल स्थित है, तो इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंग्लिश चैनल कहाँ है? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। और डोबर जल संधि किसके बीच है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, है ना। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में स्थित है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। डोबर जल संधि मतलब क्या होता है? दो स्थलों को जोड़ना, है ना, दो स्थलों को जोड़ना और दो भागों को अलग करना, है ना। तो डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है डोबर जल संधि। तो इंग्लिश चैनल हो गया, इसको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, और डोबर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किसी जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को, है ना। ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल के नाम से जाना जाता है। और ये कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा, इसको याद रखना, किसका जगह गर्म जलधारा? अटलांटिक की गर्म जलधारा है ना। इसको याद रखना है, एक ट्रिक होता है गबरा बीवी, है ना। तो गल्फ स्ट्रीम ब्राजीलियन जलधारा और उत्तरी विश्वतरीय और दक्षिणी विश्वतरीय कैसा है? तो अटलांटिक की गर्म जलधारा है। जबकि बेंगुएला कैसा है? ठंडी जलधारा। कनारी कैसा है? ठंडी जलधारा है। नॉर्वेजन कैसा है? तो नॉर्वेजन भी ठंडी जलधारा का उदाहरण है। इरीमंजर भी ठंडी जलधारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है? तो नार्वेस्टर पूर्वी भारत में चलता है और
मानसून आने से पूर्व में इसमें क्या होता है, वर्षा होने लगती है। नार्वेस्टर में क्या होता है, पूर्वी भारत में चलता है और मानसून आने से पूर्व की वर्षा इसे नार्वेस्टर को कहा जाता है। आंधी तूफान कहा जाता है, तो आंधी तूफान उत्तर प्रदेश में, चेरी ब्लॉसम को कर्नाटक में कहा जाता है, और आम्र बौछार आंध्र प्रदेश नहीं होकर के किस में कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में आम्र बौछार की वर्षा होती है। किस में होती है, प्रायद्वीपीय भारत की आंतरिक क्षेत्र में आम्र बौछार। और असम में कैसा होती है, तो असम में चाय की वर्षा होती है, असम में चाय की वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। असम से फिर क्वेश्चन आ गया, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। और सिमलीपाल किस में है, तो सिमलीपाल की अगर बात करें, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य तो उड़ीसा में है ना। सिमलीपाल उड़ीसा में, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर किसने कहा था, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहे थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने ही 1948 ईस्वी में क्या होता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरुआत किया था 1948 ईस्वी में। और किस नदी पर है, दामोदर घाटी परियोजना तो दामोदर नदी पर है। और ये किस के आधारित पर है, किस देश के आधारित पर था दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, तो यूएसए के टेनेसी नदी घाटी पर इसको शुरुआत किया गया था। और इसका आविष्कारक कौन थे, तो बोर्डोविन। इंजीनियर कौन थे, बोर्डोविन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, कौन प्रभारी थे, तो 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो खुदाई के पुरातत्व प्रभारी थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा था, हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो रखालदास बनर्जी के द्वारा, है ना, रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। किसके निर्देशन में, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते में अर्थ, इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। क्या होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। किस भारतीय शास्त्र के उद्धृत से एक मंत्र है, तो किससे लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से, है ना। और मुंडकोपनिषद में किस वेद की चर्चा है, तो अथर्ववेद की चर्चा है। और ऋग्वेद की अगर बात करते हैं, तो वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और भगवत गीता का अगर बात करें, तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किए थे। मत्स्य पुराण की अगर बात करते हैं, तो मत्स्य पुराण पुराणों में सबसे प्राचीन कौन पुराण है, तो मत्स्य पुराण। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सब पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो प्राचीनतम संस्था की कौन थी, विदत। विदत में कितना बार, 122 बार चर्चा किया है, विदत की 122 बार। सभा की कितनी बार चर्चा किया है, तो 8 बार। और समिति की 9 बार, तो ये विदत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और गोपाल ने क्या किए थे, तो गोपाल ने पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है। और जिन्होंने क्या किया था, तो बिहार शरीफ के उदंतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, कि उन्होंने, गोपाल ने, जिसमें किस शाखा दिया जाता, महायान की शाखा दिया जाता, महायान की शिक्षा दिया जाता था, महायान के बारे में बताया जाता था
गोपाल ने क्या किया था, उदंतपुरी में, बिहार के शरीफ में उदंतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें महायान शाखा की शिक्षा दिया जाता था। जबकि धर्मपाल के द्वारा क्या हुआ था, वर्तमान में भागलपुर में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। वो उसमें क्या, कौन सी शिक्षा दी जाती थी, तो ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। और गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा में महायान शाखा की अनुयायी थे। कौन, नालंदा में कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया का रोशनी, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। और माओ त्से तुंग की अगर बात करते हैं तो इटली का एकीकरण किसे कहा जाता है, माओ त्से तुंग को इटली का एकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसके द्वारा, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन जो 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है अध्यक्षता, 118 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष करता है, तो इसका एक कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कौन कौन, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से अवशिष्ट सूची लिया गया है ना। 4 गो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से अवशिष्ट सूची, हमारे संविधान में अवशिष्ट सूची की चर्चा किया है। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस की देन है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की चर्चा भी फ्रांस से ही लिया गया है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू, है ना। सरोजिनी भारत में पहली महिला राज्यपाल बनने वाली थी। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला कैबिनेट मंत्री, है ना। पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। और सुचेता कृपलानी कौन थे, तो सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, है ना। सुचेता कृपलानी के नाम आता है प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जबकि राजकुमारी अमृत कौर प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। और सरोजिनी नायडू से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल के साथ ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कब, 1925 ईस्वी में, है ना। 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरोजिनी नायडू ने। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, तो एनी बेसेंट, है ना। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो एनी बेसेंट। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1985 को, 28 दिसंबर 1985 को, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे कहा जाता है, एओ होम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एओ होम को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, बीएमएस चंद्र बनर्जी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी कोलकाता में। इसका अध्यक्ष प्रथम की अध्यक्षता कहाँ किया गया था, तो बम्बई में। दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, चौथा कहाँ था, तो इलाहाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉफ़ी टेबल के लेखक कौन है, तो कॉफ़ी टेबल के लेखक कौन है, तो के गिरीश प्रकाश कॉफ़ी टेबल के लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, तो प्रेम वाटिका के लेखक
रसखान, यानी रसखान ने ही प्रेम वाटिका का पुस्तक की रचना किए थे, रसखान। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, है ना। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। और नेचुरल हिस्ट्री तो प्लिनी ने। और पंचतंत्र के बारे में कहा गया है, जिन्होंने विष्णु शर्मा ने लिखा था, पंचतंत्र बाइबिल के बाद दूसरा सर्वाधिक भाषा में लिखा गया पुस्तक था। कौन? पंचतंत्र के बाद, पंचतंत्र वैसा पुस्तक था जिन्हें बाइबिल के बाद दूसरा सर्वाधिक भाषा में लिखा गया अनुवादित पुस्तक था पंचतंत्र। यानी दूसरा सबसे ज़्यादा अनुवाद किस में किया गया था? सबसे पहला बाइबिल को, सबसे ज़्यादा बाइबिल को सबसे अधिक भाषा में अनुवाद किया गया था। इसके बाद पंचतंत्र को दूसरा भाषा में, मैंने सबसे अधिक भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में 11, टेनिस में 2, फुटबॉल में 11। शहीद दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी क्या मतलब? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है ना। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2019 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो राजी को, है ना, राजी को। ये क्या हो? करंट अफेयर का पुस्तक था राजी। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है। किसको? ये जो टेस्ट चलाया जा रहा है 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हैं। 40 क्वेश्चन में ऑल जीके जीएस का डिस्कशन हो जाता है। और अगर यह टेस्ट सीरीज अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो नए लोग हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिसके पास आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।